बच्चों में हूँ आदित्य पंडित विज्ञान क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक बहुत ही फास्टली एकदम फास्ट वाला वीडियो लेके आया हूँ शॉर्ट रिवीजन के साथ। कंप्लीट फॉर्मूला है इसमें, एक भी फॉर्मूला इसमें नहीं छूटेगा और लगभग थोड़े से समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। आप बस बने रहो आपके अपने प्यारे चैनल विज्ञान क्लासेस के साथ। तो देखिए, आज हम करेंगे पहला चीज विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि हमारा एनसीईआरटी का भाग है। इसके अंदर अपन देखो आवेश होते हैं ना भैया, आवेश होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के आवेश होते हैं? दो टाइप के। एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। जिसमें जो समान आवेश के जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश जो होते हैं अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके। अब आते हैं आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब इसमें देखिए आवेशों के गुणधर्म के अंदर जो तीन टाइप के अपन पढ़ेंगे। एक तो क्वांटिकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, तीसरा है चार्ज कंजर्वेशन। देखो क्वांटमीकरण क्या होता है, Q बराबर एन ई। यानी कि इसको यदि मैं शॉर्ट में कहूँ कि आप मार्केट में जाओगे, कोई मार्कर पेन या मार्कर या कोई पेन खरीद ले, तो आप उसको यही बोल पाओगे कि भैया मेरे को 2 मार्कर दे दो या 4 मार्कर दे दो। आप उसको ये कभी नहीं बोलोगे कि भैया मुझे 1.5 दे दो, 3.5 मार्कर दे दो, या 3.5 पेन दे दो, 3.5 पेंसिल दे दो। नहीं, क्योंकि ऑकवर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट क्वांटाइज्ड, ये क्वांटिकरण नहीं है। यानी कि पूर्ण एन संख्याओं का पूर्ण गुण, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ना, किसी भी वस्तु में आवेशों की संख्या इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, पहली बात तो इसकी हो गई, क्वांटमीकरण की बात हो गई। दूसरा है योज्यता का नियम। जैसे मान लो कि एक कक्षा के अंदर भांति भांति देशों के आए हुए वैज्ञानिक बैठे हैं, या एक स्टूडेंट बैठे हैं। तो अब उस स्टूडेंट के अंदर मैं ये कह दूं कि 5 स्टूडेंट वहां से उठ के इस कोने में बैठ जाओ, 5 स्टूडेंट किसी और कोने से इस कोने में बैठ जाओ, तो भी क्या उस कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। यानी कि अगर आप किसी भी वस्तु को रगड़ोगे या आवेशित करोगे, तो उस निकाय का संपूर्ण, अच्छा ये तो संरक्षण वाला बता दिया मैंने, लेकिन योज्यता का नियम ये है कि योज्यता में कंप्लीट सारे के सारे, एक निकाय में जितने भी आवेश हो वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे, कंप्लीट जुड़ जाएंगे। यानी कि जो आपको जो आवेश मिलेगा क्यू नेट मिलेगा, वो मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश, इस प्रकार से आगे तक चलता जाएगा। अच्छा, संरक्षण वाला अब आता है संरक्षण का। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत होता है। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप किसी भी वस्तु को आवेशित सॉरी, आप किसी भी वस्तु को आवेशित करो, किसी भी वस्तु को आवेशित करोगे, तो उस निकाय का कंप्लीट चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो कि एक डिब्बा है जिसके अंदर 3 सेक्शन बने हुए हैं। एक में 2 आवेश, या एक के अंदर 2 लाल बॉल है, 2 लाल बॉल है, एक 5 ब्लैक है, और 3 ब्लू, 3 ये मान के चलते गोल्डन है या ग्रीन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा बॉक्स लेता हूँ इसी में, और यहां से 3 बॉलों को मैं इधर ले गया, तो कितनी हो गई इधर? ये हो गई 5 रेड हो गई। पा- अ, 3 ले गया ना, 3 + 2, ठीक है। और इधर वाले में कितनी हो गई? 3। अच्छा, 2 3 उधर ले गया ना, तो ये 2 हो गई, और इधर मान लो कि ये 3 की 3 ही है। यानी कि मैंने इनकी स्थितियों को चेंज कर दिया। तो मेरे को ये बताओ कि 5 3 8 2 10, इधर 10 है, तो इधर देखो 3 2 5 3, 5 3 8 2 10, इधर भी 10 है। मतलब आवेशन से पहले और आवेशन के पश्चात जो चार्ज होता है वो सदैव ही बराबर होता है, नियत होता है। अब इसके आगे देखिए, कुलोम्ब का नियम। देखो कुलोम्ब नामक वैज्ञानिक ने ये बोला था कि दो वस्तुएं जो होती है ना, उनके अंदर जो लगने वाला जो बल है, देखो ये बात पहले हो चुकी थी कि भैया हाँ, आवेशन होने से आकर्षण में प्रतिकर्षण होता है। दो समान आवेश की वस्तुओं के अंदर प्रतिकर्षण है, और दो विपरीत आवेश की वस्तुओं के अंदर आकर्षण होता है। किंतु कुलोम्ब ने ये कहा कि ये कितना होता है, उसका एक इन्होंने सूत्र दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी
दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स है ना वो इनके आवेशों के परिमाण के तो होता है समानुपाती, और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जब इन दोनों को सम्मिलित रूप से किया गया तो मुझे मिला F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहां पे K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। और इसका कंप्लीट यदि देखो एप्सिलॉन नोट का मान अलग है 8.854 गुणा 10 की घात माइनस के 11। अब आप ये ध्यान में रखना ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इस के की भी कंप्लीट वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्मूला देखते हैं। वेक्टर होता है कि देखो यहाँ पे एक कोई ए वन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट है, दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। देखो इस पे फोर्स लगा F1 पे फोर्स लगा 2 की वजह से, और इधर फोर्स लग रहा है F2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से। तो इस प्रकार से जब इसका हम अब सीधी सी बात है कि सदिश के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एक तो लेना पड़ता है कि भैया परिमाण एक चाहिए दिशा। तो यहाँ पर ये तो टोटल वैल्यू जो है ना ये तो हो गई भैया परिमाण, और ये इतना सा क्या हो गया दिशा हो गई। अब एकांक सदिश का फॉर्मूला यही होता है कि आर वेक्टर और इसका मोड। अब मोड कैसे निकाले आप लोगों ने सदिश का चैप्टर पढ़ा होगा आराम से, उसके अंदर आराम आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर वो इस प्रकार से आप उसका निकाल पाते हो। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अब आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो क्या कहता है कि एक मेरे पास ए आवेश वाला है क्यू ए है, इधर भैया क्यू बी है, इधर मेरा क्यू सी है, इधर मेरा क्यू डी है। तो इसे ए के ऊपर जो नेट जो चार्ज लगेगा, सॉरी ए के ऊपर जितना नेट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कौन देता है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, एफ ए पे लग रहा है बी की वजह से, इस पे एक फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, एफ ए पर लग रहा है सी की वजह से, इस पे फोर्स लग रहा है एफ ए पे लग रहा है डी की वजह से। तो अगर आपको एफ ए निकालना है तो आप क्या करोगे एफ ए सी प्लस एफ ए बी प्लस एफ ए डी कर लोगे। यानी कि कुल मिला के बात ऐसा कि आपको जोड़ना है, कंप्लीट इसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे कंप्लीट एक वस्तु या एक पर्टिकुलर आवेश के ऊपर आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए ये इसका गणितीय रूप है, आराम से इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए एक चीज ऐसी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपका जैसे कोई आप कहीं गए, जैसे मान लिया कि आपने कातिया की एरिया के अंदर चले गए, जो कातिया है ना सनी देओल वाला घातक फिल्म वाला, आप उसके एरिया में चले गए। आपको मालूम है कि यहां से इसका एरिया स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक दोस्त ऐसा है आपका जिसको नहीं मालूम, तो उसको मालूम कैसे चलेगा, जैसे वो उस एरिया में जाएगा तो उसको वहां पे बल अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार सब कहने लगेंगे ये तो कातिया के एरिया में आ गया, कातिया के एरिया के अंदर आ गया है। मतलब क्या होगा कि उसको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, बल। यानी कि एक एकांक आवेश, जैसे मान लो कि मेरे पास एक आवेश है जिसका ये इतना एरिया है, यानी कि इसकी इतने एरिया में दादागिरी चलती है इस आवेश की। कोई दूसरा अब कैसे मालूम चलेगा कि ये इसका एरिया है, हम क्या करेंगे कोई टेस्ट चार्ज लेंगे, परीक्षण आवेश जो कि सदैव धनात्मक होता है, इसको मैं लेके आया और चला के लाया, चलता गया और जैसे ही इसकी बाउंड्री में क्रॉस किया तो इसके ऊपर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव होना स्टार्ट हो गया, और तभी से हमने समझ लिया कि हाँ ये विद्युत क्षेत्र है। अब कितनी तेजी से आपको ये फोर्स फील होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि बल बटा आवेश। क्या होता है, बल बटा आवेश, यानी कि F अपॉन क्यू नॉट। अब वही चीज है भाई, अगर क्षेत्र की तीव्रता यदि एकांक आवेश के लिए बात की जाए तो वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और के का मान हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखो क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब देखिए इसका वेक्टर फॉर्मूला।
अब वही चीज है कि भाई इतना सा तो मेरे पास क्या है परिमाण, और ये मैंने एक दिशा दे दी, और एकांक सदिश का काम भी इतना ही है कि ये केवल आपको दिशा बताएगा और कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये इसका काम इतना ही है कि ये बताएगा कि कितना गुना है, बस। अब देखो विद्युतशीलता क्या है, आप एक रोड पे गए, ठीक है, अब रोड पे जा रहे हो, आपको यदि रास्ते के अंदर गड्ढे मिल गई, तो क्या आपकी गाड़ी उस स्पीड से चल पाएगी कि जिस स्पीड से चलनी चाहिए थी? नहीं चल पाएगी ना। मतलब क्या हुआ कि वहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो गया, तो आप उसको एक शब्दावली से इस्तेमाल में ध्यान में रखना, ट्रैफिक। ट्रैफिक कि कितना ट्रैफिक है। अभी जैसे मान लो कि विद्युत बल रेखाओं की एक बात आएगी, विद्युत बल रेखाएं कि वह निकाय, अब किसी निकाय में विद्युत बल रेखाओं के गुजरने को कौन सुनिश्चित करता है? विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता वो सुनिश्चित करती है कि कितनी तेजी से जाएगा। यानी कि अगर हाईवे है तो गाड़ियां बहुत बढ़िया तरीके से जाएगी, एकदम सुनियोजित तरीके से निकल जाएगी, कोई भी आवाज नहीं करेगी, कोई खड़खड़ की आवाज नहीं होगी, कोई गड्ढा वगैरह कुछ नहीं होगा। लेकिन और उसी प्रकार से विद्युत बल रेखा, अगर किसी माध्यम की विद्युतशीलता हाई है या ऊपर है यानी कि उच्च है, तो वहां पे विद्युत बल रेखाएं तेजी से गुजर जाएगी। ठीक है, अब अगर विद्युतशीलता यदि कम होती तो विद्युत बल रेखाएं कम जाती। वही बात है, क्योंकि विद्युतशीलता क्या है, ट्रैफिक, तो अगर सड़क के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो आपकी गाड़ियां धीरे धीरे चलेगी, और विद्युतशीलता भी कम हुई तो विद्युत बल रेखाएं धीरे धीरे चलेगी। और अगर किसी हाईवे पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है तो गाड़ियां बहुत तेजी से निकल जाएगी। और किसी माध्यम के अंदर यदि विद्युतशीलता बहुत ज्यादा है किसी माध्यम की, तो विद्युत बल रेखाएं तेजी से चली जाएगी। तो इनको सुनिश्चित करने वाली जो राशि है वो क्या है, विद्युतशीलता होती है। अब जो एप्सिलॉन नोट, जो कि हमेशा हम इसको इसी से मापते हैं कि निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, और हम ये मान के चलते हैं कि ये सर्वाधिक होती है। और किसी माध्यम की विद्युतशीलता हमने एप्सिलॉन, अच्छा इसको कहते हैं एप्सिलॉन, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन आर, आर का मतलब होता है रिलेटिव, कि कितना गुना निर्वात से माध्यम है। मतलब कि एक ऐसा माध्यम था, एक ऐसी रोड थी, ऐसी हाईवे था जिसके बिल्कुल भी एकदम खाली है, एकदम सपाट, कुछ भी साधन नहीं है वहां पे, प्योर एकदम खाली ट्रैफिक है। अब कोई दूसरी सड़क का कंपैरिजन ये हो रहा है कि भाई उस सड़क पे, उस खाली वाली सड़क से कितने गुना ज्यादा ट्रैफिक है, तो इसको कौन दर्शाएगा, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो तो रिलेटिव जो परमिटिविटी है वो क्या कहलाती है, कि निर्वात के विद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के मध्य के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तीन टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश का वितरण। पहला है लीनियर, दूसरा सरफेस, और दूसरा एरियल, तीसरा है वॉल्यूमिक, यानी कि रैखिक पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। देखो रेखीय आवेश वितरण को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, dq अपॉन dl इसका फॉर्मूला होता है। और यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात की जाए तो समाकलन होता है पूर्ण समाकलन, दोनों तरफ पूर्ण समाकलन करेंगे तो लैम्डा समाकलन हो जाएगा dl का, यानी उस छोटे से अल्पांश का, जो कि पूरा हमें रेखीय लीनियर भाग देगा। यानी कि जैसे मेरे पास एक कोई छड़ है, ठीक है, इस छड़ के ऊपर कितना आवेश वितरित है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अगर छोटा सा अल्पांश ले लूं, इतना सा एक अल्पांश ले लिया मैंने, और इसका मैंने पता लगा लिया, और फिर पूरे का हम पता लगा लेंगे आराम से समाकलन विधि से। ठीक है, तो ये मैंने पहले इस डीएल का पता लगा लूंगा, डीएल का पता लगते ही मुझे संपूर्ण का पे समाकलन कर दूंगा, समाकलन करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, यानी कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश वितरण कहलाती है। और इसी प्रकार से सिग्मा पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाती है। और एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश वितरण कहलाती है, रो इसे कहा जाता है। अब आवेशों के निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र का पता लगाते हैं। देखो आवेशों के निकाय के कारण इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। ठीक है, जितने भी आपके ऊपर, जैसे मान लो कि मैं हूं, मैं किस किस से डर रहा हूं या मेरे को कौन कौन प्रभावित कर रहा है, तो उन सभी का योग मेरे अंदर ही आएगा। कि मुझे विवेकानंद जी की बातें अच्छी लगती है, मुझे कलाम साहब की बातें अच्छी लगती है, मुझे किसी और महानुभाव की बातें अच्छी लगती है, जैसे ओपरा विनफ्रे हो गई, और जैसे
एमबीएचआई वाला या फिजिक्स वाला, कोई भी XYZ कोई भी ले लो आप, तो वो सारी बातें मेरे अंदर इंक्लूड हो गई, मेरे इतने से के अंदर, तो सारों का सुपर पोजिशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया कि एकांक आवेश, एक जैसे Q1 आवेश है, इसकी वजह से लगने वाला आवेश है, जैसे मान लो है यहाँ पे भी एक और आवेश है माइनस का Q, तो जैसे ही ये इसके पास ऑलरेडी क्षेत्र है, ये इसके क्षेत्र में आया, इसको बल अनुभव हुआ, लेकिन अब क्या होगा, अब ये चलो आ गया, तो जैसे ये आया तो इसका क्षेत्रफल बड़ा हो गया, एक बड़ा क्षेत्र बना लिया। अब जैसे ये आएगा तो फिर इसको भी अलग अनुभव होगा, तो यानी कि यदि इसकी बात की जाए तो इसको कितना बल अनुभव हुआ, इन दोनों की वजह से बल अनुभव होने लग गया, इसकी और इसकी वजह से, तो यहाँ पर ये बात होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर दो बिंदुवत आवेश, देखो बिंदुवत क्या होते हैं, बिंदुवत कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक बिंदु ही हो, नहीं, बिंदुवत वो होते हैं जिनका आकार उनकी मध्य की दूरी की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म हो, जैसे पृथ्वी, जैसे सूर्य और यम, दो बड़े बड़े खगोलीय पिंड है, लेकिन इनके मध्य की दूरी इतनी अधिक है कि इनका आकार नगण्य हो जाता है। मध्य की दूरी की तुलना में कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू चार्जेस, चार्जेस इतनी अंग्रेजी आती है मेरे को, तो सन और प्लूटो के मध्य की जो डिस्टेंस है ना वो इतनी अधिक है कि वो उनका जो आकार है, जो उनका जो एरिया है, जो सरफेस है, वो बहुत सूक्ष्म हो जाता है, हम प्रतीत करते हैं। तो वह व्यवस्था बिंदुवत आवेशों के मध्य की वह व्यवस्था जिनके मध्य की दूरी क्या होती है, देखो बिंदुवत अलग होता है, ध्यान में रखना, बिंदुवत होता है कि मध्य की दूरी बहुत अधिक हो, लेकिन द्विध्रुव जो विद्युत द्विध्रुव होता है ना, वो ये होता है कि मध्य की दूरी अत्यंत सूक्ष्म हो, जितनी हो सके उतनी कम हो, हमेशा आपको ये 12 है ना, या 2x या 2a के दो गुनी की फॉर्म में ही आपको मिलेगा। और इसकी दिशा, अच्छा विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है भाई, धनात्मक से ऋणात्मक, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना वो होती है धनात्मक से ऋणात्मक, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ध्यान देना, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, यानी कि बल गुणा बलों के मध्य की दूरी, तो इधर लगने वाला जो फोर्स है, इधर लगने वाला जो फोर्स है, इन दोनों के या आवेश वो अलग चीज है ना, या एक काम वो अपन ऐसे याद करते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेते हैं, मध्य की दूरी से इसको गुणा कर देते हैं, यानी कि 2qa, 2qa, ये लो भैया, ये मेरे पास क्या आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण आ गया है। अब आगे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र दो स्थितियां होती है, देखो अब अक्षीय रेखा क्या होती है, मेरे पास ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अगर इसकी जो इस एक्स अक्ष की रेखा के अनुदिश, एक्स अक्ष की रेखा के अनुदिश यहाँ पर यदि कोई बिंदु रखता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, वह अक्षीय रेखा होती है, और वहां पे कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, तो वहां पर हमें जो बल मिलेगा वो, अरे यार क्या हो गया, वहां पे जो मुझे बल मिलेगा वो क्या मिलेगा, बल क्या है, क्या बोल गया मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, केपी, 2 kp अपॉन आर क्यूब, 2 kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर निरक्षीय रेखा हो, यानी कि इस वाली, इसके एकदम लंबवत जाने वाली जो रेखा है, ये लंबवत एकदम बीचों बीच से काट कर जो दो भागों में डिवाइड कर रही है, जो लंबवत जाने वाली रेखा है, ये कहलाती है उसकी निरक्षीय रेखा, ये यहाँ पे होता है के पी बटा आर क्यूब, ये लो, ठीक है। अब यदि इनके मध्य अनुपात निकाला जाए तो ई एक्सिस और ई निरक्षीय के मध्य यदि हम निकालते हैं तो ये अनुपात मुझे मिलता है 2:1, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड के अंदर क्या होता है पैटर्न, आपको ऑब्जेक्टिव या खालिस्तान पूछा जाएगा इस चैप्टर से डेफिनेटली, लेकिन इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस है आपके पास तो आपको इस यहाँ से कोई राजस्थान बोर्ड का है तो आपको यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा आरबीएससी के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर, इसे बोला जाता है टाउ, क्या बोला जाता है टाउ, टाउ बराबर होता है P क्रॉस E, दोनों पे वेक्टर, और जैसे आपने ये हटाया क्रॉस हटाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। अब आता है
क्षेत्रफल सदिश, देखो ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदिश की एक खास बात है, क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होगा, और वो पृष्ठ 3D में है तो सदैव बाहर की ओर होगा। वो प्रश्न जो क्षेत्रफल वेक्टर वाला है ना, वो सदैव बाहर की ओर होगा। अगर 3D में है तो जैसे कोई आया गोला हो गया, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव बाहर की ओर निकलती हुई रहेगी। और जैसे मान लिया कि एक पेज है मेरे पास, जैसे ये पेज है, तो इसके अंदर क्षेत्रफल सदिश की दिशा यहाँ पर ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और इधर से भी ऐसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सदैव पृष्ठ के लंबवत होगी। क्या होगी? सदैव पृष्ठ के लंबवत होगी। और ये घन कोण, ठीक है, तो ये तो कक्षा 11 की बात है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है घनकोण वाला तो। लेकिन विद्युत फ्लक्स का जो मात्रा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, सॉरी कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका इसको ना फाई से डिनोट किया जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इसे कहा जाता है बंद समाकलन। इसे क्या कहा जाता है? बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। डीए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, और जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो आपको क्या लगाना रहता है? कोस का कंपोनेंट काम में लेना रहता है। आगे देखिए, गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय, गाउस, कार्ल फ्रेडरिक गाउस, इन्होंने एक प्रमेय दी और इन्होंने कहा कि किसी निकाय के अंदर उपस्थित आवेशों का कुल बीजगणितीय योग 1/ε0 निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, वो उसमें उपस्थित कुल आवेश, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ये फॉर्मूला यहाँ पे कुल आवेश कर दो, ये लो, दिस इज ओके, कंप्लीट गाउस की थ्योरम भी इतनी सी है। अब इसके अनुप्रयोग 3 है। पहला है कि अगर एक अनंत लंबाई का मेरे पास कोई चालकतार है, ठीक है, मान लो कि ये पॉजिटिव 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 है, तो इसके बाहर मैं गाउसी पृष्ठ की कल्पना कैसे कर सकता हूँ? बेलनाकार कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की मुझे कल्पना करनी रहती है। देखो, इसकी डेरिवेशन आपको पूछी जा सकती है, राजस्थान बोर्ड वालों ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो मैं यहाँ का अल्पांश लूंगा, फिर यहाँ का अल्पांश लूंगा, फिर यहाँ का अल्पांश लूंगा, और तीनों का अल्पांश देखो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। ओके, और क्योंकि धनात्मक से बाहर निकलती है और ऋणात्मक की ओर आती है विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाओं की दिशा। और इसमें क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा एकदम पृष्ठ के लंबवत। तो इसमें पृष्ठ का लंबवत ए बी इधर है और ई बी इधर है, इसमें ए इधर है और ई इधर है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, समाकलन करेंगे, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी लेमडा 2 के, ये भी क्या बोल दिया मैंने, ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पे लेमडा हो जाएगा आपका रेखीय आवेश वितरण Q अपॉन L, जहां पे लेमडा क्या हो जाएगा मेरा? Q अपॉन L, रेखीय आवेश वितरण। और इसी प्रकार से एक अनंत समतल चादर है। अब देखिए, अनंत समतल चादर है मेरे पास, और ध्यान रखना, इसके लिए भी आपको गाउसीय पृष्ठ की कल्पना बेलनाकार ही करनी पड़ेगी, बेलनाकार ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी फॉर्मूला ये हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई? 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12, और सिग्मा हो गया आपका Q अपॉन A, पृष्ठीय आवेश वितरण। चलिए आगे देखिए, फिर आता है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई अब हमें पता लगाना है। देखो, पहला तो है गोलीय कोश, पतला गोलीय कोश है, खोखला है। अब देखो कि मेरी इज्जत घर के बाहर कैसी है, घर के दरवाजे पे कैसी है, और घर के अंदर कैसी है। तो घर के बाहर, यानी कि जैसे ये गोला है, अगर यहाँ पे कोई पी बिंदु है, ये इसकी कैपिटल आर दूरी है और ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो मैं इसके चारों ओर गाउसी पृष्ठ की कल्पना करूंगा। जब मैं इसको हल करूंगा तो मुझे उत्तर मिलेगा सिग्मा आर स्क्वायर बटा इस एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। और जब इसको सरफेस पे ले आऊंगा तो सरफेस पर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अंदर जाएंगे तो ये आप ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि किसी एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।
तो आपको मालूम होना चाहिए कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे देखिए, एक समान अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, अचालक गोला वो है चालक गोलीय कोश, ये है अचालक गोला। तो इसके अंदर जो पी पी आपका वही द्विध्रुव है, तो पी आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर। जो आर बी एस ई वाला जो है 2023 का जो सिलेबस है उसके अंदर अचालक गोला हट गया है। ठीक है, क्या है, अचालक वाला नहीं है। और ये गोलीय के गोले के पृष्ठ के ऊपर ये हो जाएगा आपके पास पी आर बटा एप्सिलॉन नॉट 3। ठीक है, और अंदर अब ध्यान रखना ये ठोस है गोला, अंदर